ट्रांजिस्टर पढ़ा था अपन ने। मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कल। कल का एक वीडियो रिकॉर्ड होना रह गया, तो मैं क्या करूंगा, उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके और डाल दूंगा कल। ठीक है ना। देखो ट्रांजिस्टर में क्या क्या चीजें बताई थी मैंने आपको। ट्रांजिस्टर की एक तो डेफिनेशन कैसे रहते हैं, ये इनके काइंड्स बताए थे, और ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन बताया था, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन बताया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। ठीक है ना, तीनों चीजें पढ़ ली थी अपन ने कल। ट्रांजिस्टर ऑपरेट कैसे होता है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगर कैसे होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है ना, एक सेकंड दो मुझे। अब लेवल पे है। ठीक है ना बेटा, ऑपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक बार फिर मैं तुम्हें दोबारा एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि दोबारा रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज ट्रांजिस्टर का यूज बताऊंगा, ट्रांजिस्टर का एज एम्पलीफायर। ध्यान से समझना है इसको। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में से केवल दो जगह से न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसको अपन न्यूमेरिकल बोलेंगे। एक न्यूमेरिकल तो वहां से आएगा जो बताया था मैंने आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। एक लंबी सी डेरिवेशन बताई थी मैंने, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए थे। आज जो बताऊंगा सेकेंड टाइप के फॉर्मूले यहां से बनते हैं इसमें। और सेकेंड टाइप के फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो समझो, कि ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। बहुत ध्यान से समझना है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें से आपका न्यूमेरिकल बनता है। बाकी चीज रटी जा सकती है या नहीं रटी जा सकती। ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर अभी क्लास ले रहा हूं मैं ऑनलाइन। हाँ ठीक है, जी जी ओके। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आपको बताया था मैंने डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे वर्क करता है वो मैंने समझाया था। दो तरह के रेक्टिफायर बताए थे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था, एक फुल वेव रेक्टिफायर बताया था, है ना बेटा। और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मतलब ट्रांजिस्टर को अपन तीन तरीके से यूज करते हैं। एक तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, दूसरा ट्रांजिस्टर एज स्विच, ऑन ऑफ स्विच की तरह भी यूज करते हैं इसको, और एक ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तीन तरह के हैं। स्विच और ऑसिलेटर के अभी काफी टाइम से, कई सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन एम्पलीफायर में से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, एम्पलीफायर की स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन नहीं आता, एम्पलीफायर के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा मैं आपको बहुत डिटेल में और धीरे धीरे समझा रहा हूं। किसी को कोई डाउट हो तो आज पूछना। एम्पलीफायर क्या है पहले अपने समझते हैं। एम्पलीफायर इज एन डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स, यूज्ड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल्स। कोई सिग्नल अगर हल्का है, उस सिग्नल को हमें हाई करना है तो हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहां से मैं अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दूं, तो अभी प्रतीक लिख करके बोलेगा सर साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड इज इन ऑडियोबल, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप मेरी आवाज इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने एक एम्पलीफायर गले में डाल रखा है, और इस एम्पलीफायर के साथ में मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है। ये माइक्रोफोन से सिग्नल एम्पलीफायर पर जानते हैं, और फिर एम्पलीफायर क्या करता है, इसको ट्रांसमिट कर रहा है, और वहां से हमारे सिग्नल बड़े प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो सिग्नल जो होते हैं वो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर बढ़ाता है। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, समझ आए ना बात। अगर मान लीजिए कहीं जैसे करंट को इंक्रीज करना है, एम्पलीफायर लगा दो। कहीं वोल्टेज को इंक्रीज करना है, एम्पलीफायर लगा दो। कहीं पावर को इंक्रीज करना है, एम्पलीफायर लगा दो।
तो कहीं भी अगर हमें किसी छोटे सिग्नल को बड़ा करना है या स्मॉल सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो अगर इसका मैं छोटा सा रे डायग्राम बनाऊं, मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो ये यहाँ पर एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफायर, मतलब होता है यहाँ ट्रांजिस्टर ही है, एम्पलीफायर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ट्रांजिस्टर ही होता है। ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बनाते हैं अपन, उसको मिला करके फिर एम्पलीफायर बोलते हैं। इधर ये दो टर्मिनल हो गए इसके, ठीक है ना। यहां पर हम क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल, और इधर जो मिलते हैं हमें आउटपुट सिग्नल, ठीक है ना। अब आप यहाँ मत सोचना कि सर ट्रांजिस्टर में तो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने 3 लाइन नहीं बनाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने केवल बनाया, चलो मैं एक ही बना देता हूं और कंफ्यूजन मत हो, कि इधर से इनपुट देंगे और इधर से आउटपुट निकालेंगे। इनपुट वीक सिग्नल देंगे और आउटपुट हम बड़े वाले सिग्नल लेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर, ये एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम। अब एम्पलीफायर सर कितने तरह के होते हैं, एम्पलीफायर 2 तरह के होते हैं, देखो। एम्पलीफायर 2 तरह के होते हैं, ठीक है बेटा। एक एम्पलीफायर होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर, एक होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो 2 तरह के एम्पलीफायर होते हैं। अब आपको मैंने कल कॉन्फ़िगरेशन बताया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन केवल 2 तरह के एम्पलीफायर यूज करते हैं, एक कॉमन बेस में और एक कॉमन एमीटर में। अब प्रश्न उठता है कि इसमें पीएनपी लें या एनपी लें, ये आपकी मर्जी है। आप पीएनपी कॉमन बेस एम्पलीफायर भी ले सकते हो, एनपीएन कॉमन बेस एम्पलीफायर भी ले सकते हो, पीएनपी कॉमन एमीटर भी ले सकते हो और पीएनपी कॉमन बेस भी ले सकते हो, एनपीएन कॉमन एमीटर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी एम्पलीफायर हो, सबका जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, इधर मैं चीजें लिख रहा हूं कॉमन बेस एम्पलीफायर की, उधर लिखूंगा कॉमन एम्पलीफायर की। इन दोनों में जो कॉमन चीजें होंगी मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से समझो, पहले थोड़ा सा एक सर्किट बनाता हूं। मान लो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, तो ये एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर चाहिए भाई, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा एमीटर। यहां पर मैं एरो नहीं बना रहा हूं, तुमको तो बना देता हूं। एरो अगर अंदर की तरफ है तो कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, पीएनपी। एरो बाहर की तरफ है तो कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, एनपीएन, ठीक है ना बेटा। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इधर वाला, ये वाला जो पार्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे अपन, बताओ, इनपुट। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनपुट। ये इनपुट सिग्नल है ये, ठीक है। और इधर क्या आएगा भाई, आउटपुट। अब आउटपुट बड़ा होना चाहिए, तो ये अपने एम्पलीट्यूड इसका बड़ा कर दिया, छोटा बना रहा हूं, दिख तो रहा है ना सबको। ये इनपुट छोटा, आउटपुट बड़ा। अच्छा भाई देखो, ये बड़ा सिग्नल बना दिया। एक बात याद रखेंगे कि कॉमन बेस में सिग्नल जब ट्रांसफर होते हैं वीक से हाई, तो उनकी फेज में कोई चेंज नहीं होता। किसमें चेंज नहीं होता, फेज में चेंज नहीं होता। फेज का मतलब, जैसे ये अगर पहले 0 से मैक्सिमम हो रहा है, तो ये भी 0 से मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। फेज चेंज होने का मतलब, ये जैसे ऊपर से बना है, इसको नीचे से बनाएंगे तो फिर फेज आ जाती है। उसमें बताई थी मैंने, उसमें एसी वाले चैप्टर में फेज क्या होती है, फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सिग्नल साथ साथ बड़े हो रहे हैं और साथ साथ कम हो रहे हैं, ठीक है भाई। एम्पलीफायर में अगर कॉमन एमीटर है, तो देखो कॉमन एमीटर कैसे बनाएंगे, ये गोला खींचा, यहाँ देखो इधर एमीटर होता है, एमीटर को मैंने क्या बोला, कॉमन करते हैं, उसको ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पर बेस को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है भाई। अब बेस को ग्राउंड कर दिया तो इधर ई को ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ बेस, और यहाँ पर क्या है आपका कलेक्टर। तो अब इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, आउटपुट। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इनपुट। इनपुट, इसमें जो सिग्नल होते हैं ये छोटे सिग्नल, और इसका जो बड़ा सिग्नल आता है उसकी फेज चेंज होती है। तो यहाँ पर जो फेज है, कितना फेज है कोई बता सकता है मुझे, ये पहले पॉजिटिव में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना इनके बीच में, पाई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, फेज कितना होगा इन दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस पाई का फेज डिफरेंस होगा। कॉमन बेस में जो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है।
कॉमन बेस में एम्पलीफिकेशन के टाइम पर जो फेज होगा वो कॉमन बेस में 0 होगा और इसमें क्या होगा पाई। 0 का मतलब दोनों एक साथ आएंगे, इसमें ऊपर से जा रहा है तो इसमें पहले नीचे से आएगा। ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। चलो भाई, उसके बाद में इसमें आता है हमारा गेन। पहले चलो बताता हूं कॉमन। यहां देखो जरा, इधर कौन सी करंट आएगी? बेस करंट। ये कौन सी करंट आएगी? एमीटर करंट। तो इनपुट करंट क्या हुई? ये दिख रहा है क्या यहां तक? हाँ दिख रहा है। आई इनपुट, आई इनपुट क्या हो जाएगी इसमें? आई ई। ठीक है, इसको बोलेंगे आई ई बी, क्योंकि बेस, इमीटर बेस करंट। ठीक है, कॉमन बेस और इमीटर करंट। आई आउटपुट क्या होगा भाई? आई आउटपुट आई सी बी। इसी तरह से वी इनपुट क्या हो जाएगा? वी ई बी। वी आउटपुट क्या हो जाएगा? वी सी बी। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें इनपुट करंट क्या हो गया? ध्यान से देखो, आई इनपुट बेस करंट है तो आई बी ई। ईबी और बीई में फर्क है। ईबी का मतलब इमीटर करंट कॉमन बेस में, बी का मतलब बेस करंट कॉमन इमीटर में। आई आउटपुट आई सी ई, ये आई आउटपुट है। वी इनपुट क्या होगा? वी इनपुट कौन सा वोल्टेज? वी बीई। आउटपुट वी आउटपुट वी सीई। ये जो पीछे लगाते हैं कॉमन बताता है, पीछे ई लग रहा है इसका मतलब कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर, कॉमन। उसमें लिखा बीबीबी, इसका मतलब कॉमन बेस। आगे वाला बताता है आईईबी का मतलब इमीटर करंट लेकिन कॉमन बेस में, कलेक्टर करंट कॉमन बेस में, इमीटर वोल्टेज बेस कॉमन बेस में, कलेक्टर वोल्टेज कॉमन बेस में। इसको कैसे पढ़ेंगे? बेस करंट कॉमन इमीटर में, कलेक्टर करंट कॉमन इमीटर में। वी इनपुट क्या है? बेस वोल्टेज कॉमन इमीटर, कलेक्टर वोल्टेज कॉमन इमीटर। ये इनपुट आउटपुट हो गए। चलो भाई, फिर आते हैं इसमें गेन। तीन तरह के गेन होते हैं, एक होता है करंट गेन, दूसरा होता है वोल्टेज गेन, तीसरा होता है पावर गेन। तो इन गेन के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखो, तो पहले प्रश्न उठता है कि भाई सर गेन किसे बोलेंगे? गेन, गेन का मतलब आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? गेन। जैसे करंट गेन, आपको मैंने ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। याद करिए, बेस करंट और आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? एमीटर करंट के बराबर होता है। तो आई एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर इसको मैं आई सी से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, कि आई ई बाई आई सी, आई बी बाई आई सी, और आई सी को आई सी से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1। ये इक्वेशन आगे बड़े काम की रहेगी। चलो भाई, तो पहले अपन बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन क्या होगी भाई? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। करंट गेन किसे बोलेंगे? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब इस केस में देखो, आउटपुट करंट क्या होगी? इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आउटपुट करंट क्या है इसकी? आईसी। इनपुट करंट क्या है? आईई। इसका मतलब आईसी और आईई का रेशियो क्या हो जाएगा? करंट गेन। इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इमीटर करंट। इधर जो करंट गेन होगा उसको अपन बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू, इसके आउटपुट करंट क्या है भाई? आई आउटपुट, आई इनपुट, आई आउटपुट कितनी है? आईसी, और इनपुट इनपुट क्या है? आईबी। तो आईसी और आईबी का रेशियो क्या हो जाएगा? करंट गेन बीटा। ये होता है करंट गेन। गेन का मतलब दोबारा समझो, गेन का मतलब क्या होगा? आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गेन। गेन कितनी तरह का होगा? 3 तरह का, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। दोनों का गेन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, इसको हटाऊंगा, बोर्ड पर इतनी जगह है मेरे पास। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो,
तो यहां से हम क्या सीखे कि कॉमन बेस एम्पलीफायर भी हो सकता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर भी हो सकता है। जब कॉमन बेस होगा तो इनपुट करंट इधर की होगी, आउटपुट करंट इधर की, इनपुट वोल्टेज इधर की, आउटपुट वोल्टेज इधर की। इसी तरह से अगर कॉमन एमिटर होगा तो ये इनपुट ये आउटपुट अपने आप दिख जाएगा भाई, इनपुट करंट कौन सी आ रही है, बेस करंट, या इनपुट करंट कौन सी आ रही है, एमिटर करंट, या आउटपुट करंट कौन सी, कलेक्टर, या आउटपुट करंट कौन सी, कलेक्टर। तो सीधा सा समझ जाएंगे अपन। तो यहाँ पर आउटपुट बाई इनपुट क्या हो गया, आईसी बाई आई, यहाँ पर आउटपुट बाई इनपुट क्या हो गया, आईसी बाई आई। ठीक है ना बेटा, चलो। और ये एक कॉमन, अब इसको कॉमन को अगर ध्यान से देखो, यही करता हूं, आई ई अपॉन आईसी, आईसी अपॉन आई अल्फा है, तो आई अपॉन आईसी क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन अल्फा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। यहां से अपन अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या है, करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा क्या है, करंट गेन इन कॉमन एमिटर। देखो वापस आ जाओ, तो यहाँ क्या आया था अभी, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे देखो, कि 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर अपन को बीटा का हल निकालना है तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, या 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा और बीटा में संबंध है। अल्फा क्या है यहाँ पर, करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा क्या है, करंट गेन इन कॉमन एमिटर। समझ आएगी बात यहां तक। अच्छा, अभी अपन ने करंट गेन निकाल ले, करंट गेन के बाद में क्या निकालेंगे बताओ, पेन कहां गया, मिल गया। चलो भाई देखो, तो कॉमन बेस में अल्फा क्या आ गया तुम्हारे पास, अल्फा की बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और वास्तव में अल्फा क्या होता है, आईसी अपॉन आई। अब वोल्टेज गेन देखो, वोल्टेज गेन का मतलब क्या हो जाएगा, आउट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, एवी इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज वीओ, इनपुट वोल्टेज वीआई, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई ओ आर ओ डिवाइडेड बाई आई आई आर आई। ठीक है भाई, आई ओ क्या है बोलो, आई ओ का मतलब आईसी, आई ई, आर आउटपुट को लोड बोलते हैं, आर इनपुट को आर इनपुट बोलते हैं। ये क्या बन गया बेटा, अल्फा आईसी बाई आई अल्फा इंटू आर एल बाई आर आई, इसको बोलते हैं पर वोल्टेज गेन। जब पावर गेन निकालेंगे इसके देखो, एपी आउटपुट पावर, इनपुट पावर, पावर क्या होती, वी आउटपुट आई आउटपुट, वी इनपुट आई इनपुट, यानी कि वीवो बाई वी आई इंटू वट, आई सी बाई आई ई। और ये तो हमारे पास पहले से अल्फा आर एल बाई आर आई इंटू अल्फा, तो इसका मतलब पावर गेन क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर इंटू आर एल बाई आर आई। आर एल का मतलब क्या है, लोड रेसिस्टेंस जो आउटपुट में होता है, आर आई का मतलब क्या है, इनपुट रेसिस्टेंस जो इनपुट सर्किट में होता है। तो जब आउटपुट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस गेन। तो अब क्या बोलोगे कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेसिस्टेंस गेन, पावर गेन इज इक्वल टू करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस गेन। सिमिलरली अगर कॉमन बेस की जगह कॉमन इमीटर इधर देखो, तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू आउटपुट क्या होती है इसकी, आईसी, इनपुट क्या होती है आईबी। अब देखो तो इसका वोल्टेज गेन क्या होगा, एवी इज इक्वल टू वी आउटपुट वी इनपुट, वी आउटपुट क्या हो जाएगा, आई आउटपुट इंटू लोड रेसिस्टेंस, आई इनपुट इंटू इनपुट रेसिस्टेंस, आई ओ बाई आई ई
यानी कि IC बाई IB इंटू RL बाई RI, और IC बाई IB किसके बराबर, बीटा के, तो वोल्टेज गेन क्या हो गया, IC बाई IB इंटू, IC बाई IB का मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पर, बीटा इंटू RL अपॉन RI, ये वोल्टेज गेन है। तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। सिंबल ध्यान रखना, अल्फा जो है 1 से कम आएगा हमेशा, बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, ध्यान रखिएगा। पावर गेन निकालनी है तो EP इज इक्वल टू P आउटपुट P इनपुट, V आउटपुट I आउटपुट, V इनपुट I इनपुट, यहाँ पर ये तो है ही हमारे पास बीटा, RL बाई RI, और ये I आउटपुट बाई I इनपुट क्या हो जाएगा वापस बीटा। तो पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस। दोनों सेम एक्सप्रेशन है, अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं है अगर आप ध्यान से देखो तो। और इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूले के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है 100% इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इस बात को आप नोट कर लें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटेड। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन एनसीईआरटी के, कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एनसीईआरटी से बड़ा ज्यादा कुछ भी इस चैप्टर में से नहीं आता है, ये बिल्कुल केमिस्ट्री जैसा पार्ट है। तो एम्प्लीफिकेशन का पहले अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देख एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही नहीं दिए इस पर बेस्ड। चलो मैं बना के देता हूं, इसमें तो मिलेंगे नहीं, घंटा लग जाएगा ढूंढने में। देखो in the circuit of common base amplifier, the current gain is 0.98 and output current is हेलो हेलो आउटपुट करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फाइंड इमीटर करंट एंड बेस करंट। अब समझना ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। अल्फा क्या है बेटा, 0.98, ये करंट गेन है। अपन जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी बाई आईई। आईसी हमें दे रखा है, अल्फा में दे रखा है, तो क्या आईई फाइंड कर सकते हैं अपन।
तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसी बाई अल्फा। आईसी कितनी है 20 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.98। 20 को 0.98 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आई आ जाएगा। फिर आई बी पूछा है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास आईसी भी है, हमारे पास आई भी है, आई बी हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो आई तुम्हारे पास है, आईसी तुम्हारे पास है, आई बी निकालने, फटाफट निकालो करके बताओ जरा। आई यहां से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है और फिर आई बी कितना आएगा। राइट, ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर को 0.98 से डिवाइड करके देखिए। हाँ 20.4 आई बिल्कुल सही है वेदिका। यहां से तुम्हारे पास आ गया 20.4 माइक्रो एम्पियर में ही है, ध्यान रखना यूनिट्स का। अब आपको आई बी निकालनी है बेटा, तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी माइन आई ई माइनस आई सी। व्हाट इज आई, अभी निकाला तुमने 20.4 माइक्रो कूलम माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब कितना बच गया, 0.4 माइक्रो एम्पियर इज बेस करंट। मैंने आपको बताया था बेस तो बहुत छोटा सा होता है, उसका एरिया सबसे कम होता है, तो सबसे करंट देता है, कम करंट देता है। इसका मतलब आई बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0.4 माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं आपको वो सवाल बताता हूं जिसमें एग्जामिनर ट्विस्ट क्रिएट कर देता है और बच्चे पहचान नहीं पाते ये सवाल कौन सा है। सवाल क्या दिया उन्होंने कि करंट गेन का दूसरा नाम भी होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। नाम में चक्कर में मत पड़ना, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऐसे भी दे देते हैं, ध्यान दीजिए, इज 0.9 इनपुट करंट is 0.04 मिली एम्पियर, 0.04 मिली एम्पियर इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट। और आपसे पूछा कि फाइंड कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहचानते तो है नहीं इसको, उनको सोचता है सर सिंपल सा सवाल है, इतना लल्लू सवाल तो हमने कभी देखा ही नहीं। आपने 0.9 करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दे दिया और इधर आपने हमें इनपुट करंट दे दी, आउटपुट करंट निकाल लेंगे हम 1 मिनट में। आउटपुट करंट आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी में रखेंगे और हमारा सवाल सोल्व हो गया। लेकिन भाई साहब आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, समझो ध्यान से। यहां पर लिखा है मैंने कि 0.04 मिली एम्पियर करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन 1 से ज्यादा होता है, 40, 45, 50, 60, और ये कितना है 0.9, 1 से कम। इसका मतलब ये क्या है, बीटा नहीं है, ये क्या है, अल्फा है। ये बीटा नहीं है,
ये अल्फा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन एमीटर में तो बीटा आएगा, तो अल्फा और बीटा में जो रिलेशन था कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहां से पहले आप बीटा निकालोगे, वो कैसे निकलेगा, 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है, सुशांत राठौड़ है ही नहीं, कहां गए आज, प्रतीक, आदित्य, 1 में से 0.29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.1। सोच ले एक बार, जीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, कितना आया, 9, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है बेटा, अब देखो, बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट, कॉमन एमिटर में आउटपुट क्या होता है, आईसी, इनपुट क्या होता है, आईबी, बीटा 9 है, आपको क्या दे रखी है, इनपुट करंट यानी कि आईबी दे रखी है, आईसी फाइंड करना है, आईबी कितनी, 0.04 मिली एम्पियर, तो आईसी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.04 मिली एम्पियर, 9 4 जा 36, 0.36 मिली एम्पियर करंट आईसी हो गई। क्या बचा, आईई, आईई इज इक्वल टू क्या होता है, आईबी प्लस आईसी, आईबी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, कितनी थी, 0.04, आईसी की वैल्यू 0.36, इसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 0.40 मिली एम्पियर इज इमिटर करंट। तो ये वाली जो बात है ये आपको ध्यान रखनी है कि जनरली क्या होता है, वो पावर गेन, वो जो गेन देता है उसका, वो कौन सा देता है, करंट गेन कॉमन बेस का दे देता है, और सर्किट आपको कॉमन एमिटर का दे देता है, तो वहां से आपको पहचानना है और पहचान करके इसको सोल्व करना है, ध्यान रखना। मैं एक और सवाल देता हूं आपको,